अध्याय 2 देख रहे हैं, विविधता एवं भेदभाव। अब जो लोग दूसरों से अलग होते हैं, अक्सर देखा गया है, आपने अपने क्लास में भी देखा होगा, उनको चिढ़ाया जाता है, उनका हम लोग मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। और कई ऐसे काम हैं जिसमें या कोई ऐसा गेम होता है, एक्टिविटी होती है जिसमें हम उनको शामिल नहीं करते। अब आप देखिए कि संसार में, पूरे विश्व में आठ प्रमुख धर्म हैं। और ये जो धर्म है, हिंदू, ये यहूदी धर्म है, ज्यू, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, मुस्लिम और पारसी यानी कि ज़ोरास्ट्रियन। ये सारे के सारे धर्म हमारे देश में हैं। सारे लोग यहां पर इन धर्मों के अनुयायी हमारे यहां हैं। 1600 से ज्यादा हमारे यहां भाषाएं हैं हिंदुस्तान में। कुछ भाषाएं अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया कहते हैं उसको, तेलुगु, उर्दू जिसे कश्मीरी में भी आता है, पंजाबी, मारवाड़ी, असमी, कोंकणी, मैथिली, इसको इतना मैं आगे बढ़ा दूं कि पूछे मत। इसका मतलब यह है कि हमारे पास भाषाएं भी बहुत ज्यादा है। और कई स्टेट्स में लोग इसी को बोलते हैं, जैसे अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहां आपको तमिल ही बोलते दिखाई देंगे लोग। डांस की बात कर लें, 100 से अधिक हमारे डांस फॉर्म्स हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सात्रिया, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, बहुत सारे हैं। तो हमारे यहां बहुत जबरदस्त विविधता है। अच्छा, होता यह है कि अगर एक आदमी ऐसा होगा जो हमारी जाति का होगा, हम दुबे जी हैं तो वो भी दुबे जी हैं, हमारे इलाके का निकल आए, अरे आप कानपुर के हैं, हम भी कानपुर के हैं, ऐसी चीज अगर निकल आए तो हमसे बड़ा अपने आप सुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनसे बात करना पसंद करते हैं। जो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, हो सकता है ये दोनों लोग आपस में इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, लेकिन इनके साथ एकदम ऐसे ही आदमी मिल गया तो ये कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब हम ये समझना नहीं चाहते, ये जान नहीं पाते कि ये हमसे अलग हैं क्यों। हम क्या करते हैं, अपने आप एक राय बना लेते हैं। अब राय ये होगी कि ये जरूर सोचेंगे कि ये सिंह साहब है, ये जरूर रात को मुर्गा खाएंगे और ये मदिरापान करेंगे। ये इनके बारे में जरूर सोचेंगे कि इनके घर में तो बकरा लटका होगा। अब ये इनके बारे में, दाढ़ी वाले साहब, ये भी इनके बारे में यही सोचेंगे, क्योंकि एक धारणा बना दी गई है। ये साहब इन महिला के बारे में वो सोचेंगे जो इनकी धारणा बनी हुई है। तो सबकी एक धारणा हमने अपने मन में बना ली है, जो कि बिल्कुल भी सच्चाई के बहुत करीब नहीं है। हमने एक धारणा बना के रख ली है किसी के लिए, और ये धारणा हमारे घर से शुरुआत होती है। घर में ही सिखा दिया जाता है, ये ऐसा आदमी है, वो वैसा आदमी। तो जैसा हम सीखते हैं वैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं बताऊं आपको कि कुछ सवाल जवाब है, ग्रामीण लोग कैसे होते हैं और शहरी लोग कैसे होते हैं, तो इसमें आप इसको टिक करिएगा। टिक करने पर आपको समझ में आएगा कि आप वही चीज इसमें टिक करेंगे जो आपको बचपन से सिखाई गई है या जो बचपन से आपके दिमाग में डाली गई। शहरी लोग कैसे होते हैं, बड़े आलसी होते हैं, बिगड़े होते हैं, ऐसा कुछ। अगर गांव के लोग हैं तो शहरी लोगों के बारे में ऐसे ही सोचते होंगे। शहरी लोग हैं, उनको गांव के बारे में बताया जाता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते। तो जब हम किसी के बारे में अपनी पहले से राय बना लेते हैं या अपने दिमाग में किसी की एक पिक्चर बना लें, हम अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लें कि ये आदमी ऐसा है या ये ऐसे लोग होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। यानी पहले से हमने एक बायसिंग कर ली, पहले से अपना पहले पूर्वाग्रह कर लिया कि ये आदमी ऐसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज जो मैंने बताई बड़ी नकारात्मक थी। इनके घर में बकरा लटका होगा और ये जो है मदिरापान करते होंगे और रात को 8 बजे मुर्गा खाते होंगे। तो ये एक भ्रांति है, क्योंकि ये तो कुछ लोग हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हर आदमी तो ऐसा नहीं करता। तो पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं और नॉर्मली हम लोग नकारात्मक सोचते हैं, मतलब गलत सोचते हैं किसी के बारे में। और एक एग्जांपल देता हूं, आपकी क्लास में एक जरूर लड़का या लड़की होगी जो बड़े जबरदस्त अंग्रेजी बोलता है, बोलती हो, आप उससे इंप्रेस हो जाते हैं।
आपको लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, हम तो अंग्रेजी बोल ही नहीं पाते, हम बुद्धू हैं। भाषा तो एक तरीका है, तो क्या हम ये मान लें कि यूनाइटेड किंगडम में या अमेरिका में बुद्धू लोग नहीं होते हैं? होते हैं ना, हर जगह होते हैं, समझदार बुद्धू सब जगह होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा कोई एक पैरामीटर नहीं है, बैरोमीटर नहीं है जिससे हम बाकी चीजें उनकी जान पाए। तो अंग्रेजी अगर हमें नहीं आती है, तो अगर हमें तमिल आती है, उड़िया आती है, तो हम उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितने की बाकी और हैं। तो अंग्रेजी नहीं आती है तो हम जरूर जो अंग्रेजी नहीं आता उसको समझते हैं कि ये तो इसमें कुछ कमी होगी। तो होता यह है कि हम कई चीजों में अपना पहले से विचार बना लेते हैं। जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, अगर कोई उसकी चमड़ी के हिसाब से कि ये काला आदमी किस क्षेत्र से आता है, वो ये गोरा आदमी क्या बोलता है, वो आप जबान से पकड़ लेंगे कि ये बिहार का बोल रहा है, र को ड़ बोल दे कोई, आप पकड़ लेंगे वहीं पे। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? कोई कपड़ा पहन के आ रहा है कुछ एक हिसाब से, किसी ने अगर बजरंगी एक गमछा डाल लिया तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? अरे ये तो थोड़ा उस तरीके का आदमी है। हम लोगों ने क्या किया, अपने दिमाग में चीजें बिठा ली, और यही गलत है, यही भेदभाव है। एक और बताता हूं आपको, लड़का लड़की लीजिए। आपको पता है हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर लड़कियां लड़कों से कम है, मतलब जिसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो या अनुपात। अब आप देखें यहां पर ये बच्ची बेचारी खा रही है, लेकिन माँ बाप जो है बच्चे पे लगे हैं, लड़के पे लगे हैं कि तू खा ले बेटा, मेरा नन्ना मुन्ना प्यारा क्यूटू। अरे ये भी तो वही इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी तो आपने पैदा किया है। और कई लोग तो इनको पैदा ही नहीं होने दे रहे, कोख में ही मार डाल रहे हैं। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? लड़के लड़कियां, मैं कहता हूं लड़कियां तो बहुत आगे हैं लड़कों से। आप अपने घर की माँ को देखिए, अपने पिताजी को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि औरत आदमी में कौन बढ़िया है। आपको अपनी माँ ही सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें मैनेज कर रही होगी, उसके सारे डिसीजन इतने पक्के होंगे। लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे रहती है, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। अब यहां पर कुछ सवाल जवाब है कि वे बहुत ही सुशील है। कौन सुशील होता है? हम अमूमन बोलेंगे लड़की होती है। शरारती हैं, कभी आप कह सकते हो कि लड़कियां शरारती होती है? कभी नहीं कहेंगे। लड़कियां हमेशा शरारती नहीं होती, हमेशा वो सौम्य होती हैं। लड़के शरारती होते हैं। वे रोते नहीं। कौन नहीं रोता? आप कहेंगे ना लड़के कभी नहीं रोते, मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोगों ने बना ली है, माँ बाप ने हमको सिखा दी हैं और हमने दिमाग में घुसा ली है, और पूरे समाज में और जमाने से चला आ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। उसको बताने से पहले मैं यहां बताऊं कि अगर किसी का पैर खराब हो गया, तो ये इसने तो अपने आप तो नहीं किया, ये तो बेचारा भगवान ने इसको ऐसा पैदा किया है। जो तो भगवान ने जब आपको अच्छा पैदा किया है, तो भगवान ने इनको जैसा पैदा किया वो तो वही अच्छा है ना। अगर कोई बेचारा चल नहीं पा रहा, किसी को दिक्कत है, तो आप उसको किस निगाह से देख रहे हैं? उसको आप दया की निगाह से देखेंगे, भीख मांगने की निगाह से देखेंगे? अरे ये भी तो इंसान है, इसके अंदर भी तो इमोशन है, ये भी तो एक जीता जाता स्वरूप है। किसी का दिमाग अगर थोड़ा सा बचपन से थोड़ा कम डेवलप हुआ है, तो हम लोग क्या कहते हैं? हट पागल, पागल आदमी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या ये सही है? तो जो बच्चे आप यहां देख रहे हैं, ये विकलांग इनको हम कहते हैं। ये विकलांग हम ना कहें इनको। अभी मोदी जी कहते हैं इनको कि ये स्पेशली एबल्ड है, यानी दिव्यांग है। ये खास जरूरतों वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनको वाकई में जरूरत है, और इनकी जरूरत पूरा करने का काम हमारा है। और हम करते क्या है? हम इनकी बेइज्जती करते हैं, हम इनका नेम कॉलिंग करते हैं। ये लोग हमारे से कुछ चाहते हैं, हम इनके सपोर्ट बनने चाहिए, हम इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। सही है? लड़का है, जब भी गिर जाएगा तो माँ बाप उठाते हैं, मेरा सोना बेटा, बेटा रोते नहीं, बेटा प्यारे रोते नहीं, लड़के रोते नहीं है। अब लड़के नहीं रोते, लड़का भी तो वही है। उसकी स्किन अगर मैं यहां से इसकी एक पिन चुबा दूं तो रोएगा नहीं है? रोएगा। हर लड़का, हर लड़की, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग हो या जानवर हो, कोई भी ले लिया, रोएगा। यहां तक कि पेड़ भी रोते हैं। लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं कि लड़के नहीं रोते भाई। अब इससे क्या होता है कि हम ये विश्वास करने लग जाते हैं लड़के कि भाई हाँ लड़के नहीं रोते, और हमको रोना आ भी रहा है तो हम अपने आंसू दबा लेते हैं। किसी की मौत होती है तो देखते हैं कि औरतें बिलक बिलक के रो रही हैं, आदमी शांत खड़े हुए हैं।
अरे आदमियों को भी रोना आता है भाई, सबको आता है, तो हमने ऐसी चीज रूढ़िवादी क्यों बना दिया है, हमने ये ट्रेडिशन क्यों पाल लिया अपने अंदर। अब होता यह है कि आगे चल के हम ये अपने आत्मसात कर लेते हैं कि अगर हम बाई चांस से रोते हैं तो हमको लोग कहेंगे ये तो लड़का है, लल्लू है, ये तो रोता है, मजाक उड़ाए। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि लड़कियों के लिए कुछ चीजें हो जाती है कि भाई कोई धारणा है कि लड़कियां जो है बड़ी सौम्य होती हैं या ये वो काम नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा इसका। मृदु स्वभाव की है, कोमल स्वभाव की है। अरे होना चाहिए, हर आदमी को कोमल मृदु अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, इसमें लड़के लड़की का क्या है। तो जब भी कुछ रूढ़िवादी धारणाएं हम लोग बना लेते हैं, यानी कि रूढ़िवादी मतलब ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो चला आ रहा है वही हमने अपने दिमाग में, हमको हमें चेंज होना है भाई। ये सब चीजें जो चली आ रही, जो गलत चली आ रही है, उनको हमको चेंज करना है। तो जब हम सभी लोग किसी एक पर्टिकुलर छवि में बांध देते हैं और एक धारणा बना लेते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके लिए अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे किसी के धर्म को लेकर, किसी के लिंग को लेकर, किसी को हम कह देते हैं ये कंजूस है, ये अपराधी है, ये टेररिस्ट है, ये बेवकूफ है, ऐसे कह देते हैं ना। यार ये जो कम्युनिटी है ना, ये बेवकूफ होती है, ऐसे कह देते हैं। एक कम्युनिटी को तो हम सीधा, मैंने जो शब्द कहा था वो कह देते हैं। कितनी गलत बात है। अब लड़कियों के साथ देखिए, एक जमाना था कहते थे कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं चला सकती, ऐसे काम नहीं कर सकती क्योंकि उनकी माहवारी होती है, शरीर से वो थोड़ी कोमल होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप देखिए, क्या ये लड़कियां नहीं है, ये भी तो लड़कियां हैं, और ये लड़कों से लाख दर्जे अच्छी लड़कियां हैं। कमाल कर रखा है लोगों ने। तो हमने जो धारणा बनानी है ना, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इनकी काबिलियत को देखिए, लड़का लड़की मत देखिए, काबिलियत को देखना है हमको। तो ये काबिलियत जो है वो जरूरी है। हम जो धारणाएं पाल के रखते हैं वो गलत है। अब मुसलमानों के लिए बड़ी एक धारणा है कि मुसलमान जो है अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। अरे ये तो इतने गरीब हैं, इनके तो खाने के लाले हैं। मुसलमानों का अगर सच्चर कमेटी देखें तो सच्चर कमेटी कहती है इनकी हालत जो है शेड्यूल कास्ट से भी गुजरी है, बहुत बदतर हालत है। और राजनीतिक नेता इनको और दबाने की कोशिश करते हैं, इनको नेम कॉलिंग करते हैं। तो मुस्लिम समुदाय में देखा गया कि अगर वाकई में इनको भेजा जाए स्कूल, अगर इनका स्कूल में इनका दाखिला दिया जाए या इनको थोड़ी सस्ती शिक्षा दी जाए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाते हैं, लड़कियां भी पढ़ने जाती हैं। तो दिमाग में हमने डाल लिया कि भाई कोई दाढ़ी वाला है, टोपी है, तो अपनी लड़की को पढ़ने नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा भाई? वो अपने बच्चे को नहीं आगे बढ़ने देना चाहता है। सब देना चाहते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने दिमाग में धारणा बना ली है कि मुसलमान जो है रात को बस वो एक शीरमाल खाएंगे, गोश्त खाएंगे और बस बच्चे पैदा करेंगे। ये तो गलत धारणाएं है ना। असमानता और भेदभाव में ये देखिए, जब भेदभाव कब होता है, जब हमारे अंदर एक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, यानी हम किसी के प्रति अपने आप दिमाग में बैठा लेते हैं और उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। बस उसका नाम हमारे कान में आए या उसका चेहरा हमारे कान में आए या नजरों में आए, हम सीधा उसको उस तरीके से देखने लगेंगे। कई उसकी गतिविधियां हम करने से रोक देते हैं, खास नौकरी से रोक देते हैं, उसको मोहल्ले में आने नहीं देते, कुएं और हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते। हमारा एक ग्लास में चाय, उनके लिए ग्लास अलग होता है, चाय की कप अलग रख देते हैं, वो बाहर खड़ा रखते हैं उनको। तो हमने ये सब चीजें, एक एग्जाम्पल देखा था समीर और समीर 1 और समीर 2 का। तो उसमें एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक अमीर था, एक गरीब था, बहुत सारी चीजें उनमें डिफरेंस थी, लेकिन वो दोनों दोस्त बने। वो लोगों ने उनके बीच में विविधता थी, ऐसी बात नहीं है, डिवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी वो लोग आपस में मिले जुले और दोस्त बने। तो कुछ लोग जो है विविधता और असमानता पर आधारित दोनों की ही तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है कई लोगों को। मान लीजिए, मैं मुस्लिम्स का और शेड्यूल कास्ट का जरूर एग्जांपल लूंगा, क्योंकि मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट, एक तो अगर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम है तो वैसे ही वो कम है, हिंदुओं में शेड्यूल कास्ट है वो वैसे ही कम है, अब शेड्यूल कास्ट जो है वो वैसे ही कम है, मतलब वैसे ही मार्जिनलाइज्ड है। और उसके बाद इनको आप दबा के रखेंगे कि भाई तुम केवल गंदा साफ करो और केवल जो जानवर मर जाए उनका चमड़ा, मतलब उनको साफ करो, उनको यहां से उठा के ले जाओ। मुस्लिम को कहोगे कि तुम केवल पंचर बनाओ और तुम केवल वेल्डिंग का काम करो। तो एक तरीके से विविधता और असमानता वो दोनों मार पड़ रही है ऐसे लोगों पर। तो ये जो दोहरे भेदभाव हैं,
इससे क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं, जैसे मैं मुस्लिम और एससी का नाम ले लिया, तो ये यही तो लोग होते हैं, जनजातीय लोग, जैसे शेड्यूल ट्राइब लोग होते हैं, धार्मिक समूह, जैसे मुस्लिम हो गया खास तौर पे, और खास क्षेत्र में रहने वाले लोग। अगर हम किसी नॉर्थ ईस्टर्न को कहते हैं, तो आप देखेंगे दिल्ली में क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न को चाइनीज बोल देते हैं हम लोग उनको। अरे ये हमारे देश के लोग हैं भाई, ये राष्ट्रगान गाते हैं, ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हिंदी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न को चाइनीज बना देते हैं हम लोग। तमिलियन आदमी है, उसको हम श्रीलंकन बना देते हैं, है ना। ऐसा ये सब ठीक नहीं है भाई। तो भेदभाव का सामना अगर आप जो देखें कैसे लोग करते हैं, सफाई करना, आप सोच के देखिए, आपके घर में क्या होगा कि आपके घर में एक काम वाली बाई आती होगी, क्या काम वाली बाई के बच्चे के साथ आपकी मम्मी आपको खेलने देंगी? बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत कम लगता है। क्योंकि हमारे लोग मानते हैं कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ये सारे छोटे काम हैं। अरे कोई काम छोटा नहीं होता। आप कनाडा और यूएस में जाइए, सबसे ज्यादा तनख्वाह पता किसकी है? सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर की। सबसे ज्यादा तनख्वाह पता किसकी है? प्लम्बर की, जो नल ठीक करते हैं। सबसे अमीर लोग वही हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि हम जो हमारा बेसिक काम करें, बगैर बाल काटने वाले के हम जी लेंगे। हमारा कुछ कचरा नहीं उठेगा तो इतनी गंदगी हो जाएगी वहां पर, इतनी सारी वो फैल जाएगी डिसीजेस। तो ये जो छोटा हमने मान लिया है ना, इसलिए हम इन लोगों को, ये लोग जो काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, उनको हम गंदा और अपवित्र मानने लग जाते हैं। अगर कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई हमारे बाल काट रहा है, तो वो अपवित्र कहां से हो गया भाई, गंदा कहां से हो गया? एक खास तौर पे एक चीज आई है जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। और जाति व्यवस्था इतने सालों से चली आ रही है। इस जाति व्यवस्था ने बहुत हमारे माथे पे कलंक डाला है। पहले मैं आपको एक शब्द बता दूं, इसमें आएगा दलित। दलित जो शब्द है, पहले जो है, जो लोग हैं, जैसे मैंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बताया, ऐसी कई कम्युनिटीज है जिनको हम यहाँ पर हमारे देश में उनको अछूत कहा जाता था, अनटचेबल्स। तो उन्होंने ये शब्द नहीं लिया, बल्कि उन्होंने दलित अपने आप को कहना शुरू किया। दलित का मतलब है कि हमको दबाया गया है, कुचला गया है। तो वो खुद ही कहते हैं कि हम दलित हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो अपर कास्ट के लोग हैं और या जो रसूखदार लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया है, वो आज भी चला आ रहा है। तो मैं वर्ण व्यवस्था जरूर बताऊंगा आपको। वर्ण व्यवस्था कुछ इस तरीके से है, थी और है भी, कि ब्राह्मण्स ये टॉप पे आते हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे लास्ट में आते हैं, और उससे भी नीचे ये आते हैं जिनका नाम ले रहे हैं दलित, अनटचेबल्स, जो हमारा गंदा साफ करते हैं। ये अछूत है, इनको अछूत कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका काम हमने केवल यही कर दिया है कि या तो वो कचरा उठाएंगे, या टट्टी पेशाब साफ करेंगे, या केवल मरे हुए जानवरों को हटाएंगे। बड़े ऊंची जाति के लोगों के घर में ये घुस नहीं सकते, उनके कुएं से पानी नहीं ले सकते, मंदिर तक नहीं जा सकते, उनके बच्चों के साथ ये पढ़ नहीं सकते, और उनके बहुत सारी चीजें हैं, इनको अलग रखा है। अगर ये आसपास भी आ रहे हैं तो लोग इधर उधर निकल के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, आज के आपकी 21वीं शताब्दी में ये क्या सब सही चीजें हैं? बिल्कुल गलत है। मैं एक साहब का नाम लूंगा, बहुत बड़े साहब हुए, भीमराव अंबेडकर साहब। ये महार जाति से आते थे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। तो भीमराव अंबेडकर साहब ये हमारे आर्किटेक्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप से हम जानते हैं। ये दलित समाज के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, और महार जाति में आते थे। महार जाति जो है वो अछूत मानी जाती थी, अनटचेबल। गरीब होते हैं ये लोग, जमीन इनके पास नहीं है, बच्चों को वही काम करना पड़ता है जो उनके माँ बाप करते हैं, गांव से बाहर रहना पड़ता है, गांव के अंदर जाने की इनको इजाजत नहीं थी। तो अंबेडकर अपनी जाति से पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो इंग्लैंड गए, जिन्होंने वहां पर पढ़ाई की और फिर वकील, बैरिस्टर बने। बहुत कोशिश इन्होंने की कि ये सब चीजें चेंज हुई, और वो चीज हम रिफ्लेक्ट देखते भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दलितों का मंदिर में प्रवेश करना बंद है उस समय। तो वो ऐसे धर्म की तलाश में आ गए कि भाई ऐसा धर्म लाओ जिसमें ये सब ना हो, ये सब वर्ण व्यवस्था ना हो, जो हमारे हिंदू या सनातन धर्म है। तो जितने भी लोग थे वो या तो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गए, लेकिन मोस्टली उन्होंने बुद्ध धर्म को, जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइब, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए, और जो शेड्यूल कास्ट लोग थे वो चले गए किसकी तरफ? बुद्धिज्म की तरफ। क्योंकि बुद्धिज्म सबको बराबर मानता है। वैसे मुसलमान भी सबको बराबर मानते हैं। मुसलमान में आप देखेंगे नमाज जब पढ़ते हैं तो कंधे से कंधा मिला के कोई भी आदमी है वो पढ़ता है। लेकिन यहां पर वर्ण व्यवस्था के कारण बड़ी दिक्कत हुई, आज भी चल रही है, आप देखिए। तो इनकी एक मैं सिचुएशन बताता हूं क्या हुआ इनके साथ। कि रेलवे स्टेशन है ये, रेलवे स्टेशन के बाहर ये अंबेडकर साहब खड़े थे, और साथ में और भी था कोई।
अब ये खड़े थे अच्छे खासे, क्योंकि ये अच्छे फैमिली से आते थे, मतलब है तो महार जाति के, लेकिन ठीक ठाक पैसा वैसा था इनके पास। तो ये रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे। अब स्टेशन मास्टर आया, उसने कहा बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं लेकिन हमको कोई लेने नहीं आया। तो बोले ठीक है बेटा, मैं आपको इंतजाम कर देता हूँ। तो अच्छा कपड़ा पहना था, इनका नाम पूछा, जैसे ही नाम पूछा अम्बेडकर साहब ने बता दिया कि मैं महार जाति से आता हूँ। महार नाम बताया इन्होंने। जैसे ही महार जाति बताया, ये जो स्टेशन मास्टर है इसका चेहरा देखने लायक था। ये जो आदमी है इसके दिमाग में जो गंध भरा है वो एकदम सामने आ गया कि अरे ये तो छोटी जाति है, ये तो अछूत जाति है, मैं नहीं कर रहा इनके लिए कुछ। और ये वापस चले गए, अपनी सीट पे बैठ गए। और ये बेचारे अम्बेडकर साहब और ये दोनों कितने समय तक वहां खड़े रहे, छोटे बच्चे, इतनी बुरी इनकी हालत हुई वहां पर। और क्योंकि अब इन्होंने ये बोल दिया था स्टेशन के बाहर इनसे बात करते समय कि हम महार के हैं, तो जितने भी बैलगाड़ियां या जितने भी साधन थे उन लोगों को समझ में आ गया था, उन्होंने इनको मना कर दिया। अब इन बच्चों का क्या होगा? केवल एक जाति के नाम पे इनके साथ क्या हुआ? कोरेगांव जाना चाहते थे। तो अब ये घटना हमें क्या दिखाती है? ये घटना हमें बताती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने का साधारण जो काम है, इन बच्चों के पास वो भी सुविधा नहीं मिल पाई। जबकि ये अच्छे, देखिए अच्छा खासा कपड़ा पहना हुआ था उस समय अम्बेडकर साहब ने, पैसे भी इनके पास थे, लेकिन गाड़ी वाहन और जो स्टेशन थे उन सब ने, स्टेशन वाले लोग, उन्होंने देखा कि ये तो छोटी जाति के, इनके साथ बात भी करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो जाति पर जो आधारित भेदभाव है वो केवल इन दलितों को, जिनको हम सो कॉल्ड दलित कहते हैं, जिसको हमने नाम रख रखा है, जबकि ये हमारे ही लोग हैं यार, इनको कई गतिविधियों से वंचित रखा जाता है, आदर नहीं दिया जाता, इनको सम्मान नहीं दिया जाता। अब देखिए, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ तब क्या हुआ? अब ब्रिटिश शासन से जब हमको आजादी पानी थी, 200 साल से ज्यादा ब्रिटिशों ने हमारे पर शासन किया, तो हमने समानता के लिए इस संघर्ष में सब लोग आए और समानता का व्यवहार हो, ये हमारे दिमाग में था। तो इसमें दलित भी थे, औरत भी थे, जनजाति लोग हैं। इन्होंने ये तो नहीं सोचा कि हम दलित हैं, हम क्यों लड़े, है ना, हमारी जिंदगी कौन सी बदलने वाली है। तो जो भी लोग दलित, औरत, जनजाति जितने भी लोग थे, सब लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। और इन लोगों ने, जिन्होंने भी गैर बराबरी महसूस की थी, उन्होंने इसलिए भी लड़ाई लड़ी कि आगे चल के जब समाज ठीक होगा या हम लोग स्वतंत्रता पाएंगे तो हमारे लिए भी हमारी अंदर की स्वतंत्रता हमें मिलेगी, जो लोगों ने हमें बंद कर रखा है एक तरीके से। जैसे दिमागी तौर पे मंदिर में नहीं जाने दे रहे, पुरुषों के पास शिक्षा है और महिलाएं भी मांग रही है कि भाई हमको शिक्षा दो। बहुत ज्यादा वो ब्याज की दर उनको लगती थी जब वो किसी जमींदार से पैसा लेते थे। तो इन सब के को लेके दिमाग में कि भाई अगर हम स्वतंत्रता हमें मिलेगी तो कम से कम इन सब चीजों से तो निजात मिलेगी हमें। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो नेता थे उनकी दृष्टि, उनका दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव यही था कि जो सब भारत के लोग हैं वो सभी बराबर होंगे, सबको बराबर माना जाएगा, तो संविधान भी सबको बराबर का दर्जा देगा। जो अनटचेबिलिटी थी, जिसे मैं अछूत कहता हूं, अभी मैं बता रहा था आपको, तो अछूत, अस्पृश्यता जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, इसको बिल्कुल कानूनी तौर पे हटा दिया गया। अगर आपको से कोई भी भेदभाव ऐसा करे ना, सीधा उसको जेल होगी, ध्यान रखिएगा। लोग अपना कोई भी काम चुन सकते। पहले क्या था, कोई अगर धोबी है तो उसका बेटा धोबी बनेगा, वो कोई काम और कर ही नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं, कोई भी कुछ भी नौकरी कर सकता है। अब गरीबों और जो मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए, जिसको हम मार्जिनलाइज क्लास कहते हैं, समुदाय, मुस्लिम्स का मैंने नाम लिया, इनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये संविधान सभा जो बनी, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने काफी सारा काम किया। ये आप देख रहे हैं संविधान सभा के लोग बैठे हैं, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे बिल्कुल देश को बनाने में इनका योगदान है। इस आदमी को सलाम करना चाहिए, इन्होंने ये संबोधित कर रहे हैं। तो ये हमारे संविधान सभा के कुछ बहुत महान हस्ती। तो इस संविधान जब बना तो इसमें ये हुआ कि लोग अपना जो भी धर्म है वो फॉलो करें, कोई भी भाषा बोले, कोई भी त्योहार मनाएं, अपनी खुली अभिव्यक्ति रहे, जो भी आपको अभिव्यक्त करना है, बिल्कुल आजादी है, आपको कुछ भी बोलिए, जो आपके मन में आता है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सेक्युलर स्टेट। मतलब हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, सब धर्म हमारे लिए बराबर है। हमारा जो हमारी सरकार है वो कोई धर्म, जाति, इस पे विश्वास नहीं रखती। लेकिन अब शर्म की बात यह है मेरी आपके लिए कि असमानता आज भी मौजूद है। आज भी आप गरीब अमीर ये सब दिख जाएंगे, और आज भी उनकी हालत उतनी अच्छी सुधर नहीं पाई है जितनी हम
हम आप और मेरे जैसे लोगों को करना चाहिए, ये हमारा काम है। मैं एक रिवीजन दे देता हूं आपको कि मतभेद और पूर्वाग्रह, देखिएगा कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, 8 धर्म हैं, और वो सब भारत में है। 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं, 100 से ज्यादा यहाँ डांस टाइप है, लेकिन हर आदमी का रवैया, पोशाक, ये सब अलग चीजें होती हैं, खेल खाने का तरीका लेगा। लेकिन हम करते हैं भेदभाव। भेदभाव इसलिए करते हैं कि हमारे दिमाग में होता है नकारात्मक भावना, उनके कपड़ों को लेके, उनकी त्वचा को लेके, सब चीजों के हिसाब से हम उनको बहुत हीन मानने लगते हैं। अब लोगों के समूह के बारे में हमारी एक धारणा है, हमारी एक तस्वीर बन जाती है। हम खासतौर पे लिंग भेद करते हैं। अब बताइए, हिजड़े जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, अरे वो भी तो लोग हैं, उनको भी तो रोटी चाहिए। हम उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? हम कहते हैं लड़के रोते नहीं है, हम कहते हैं कि लोग सभी प्रकार की चीजें, अजीब 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 सी चीजें कहते हैं। लड़कियों को हम हमेशा कहते हैं कि ये नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती, है ना। बहुत सारी चीजों को करने से हम रोकते हैं। तो असमानता और भेदभाव, ये रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह, इसके कारण होते हैं असमानता और भेदभाव। इसमें धर्म हो सकता है, आर्थिक पृष्ठभूमि किसकी क्या है, जनजाति, या काम पर भेदभाव, जैसे कोई छोटा काम करता है, सफाई, छोटा धोना, कचरा उठाना, मैं तो इसको छोटा काम मानता ही नहीं हूं भाई, ये तो सब मेन काम है, इसके बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। तो बाबा अम्बेडकर साहब जो थे, संविधान के पिता हैं, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं, और बहुत काम किया है उन्होंने, तभी आज सबकी हालात पहले से तो ठीक है। तो समानता के लिए हमें प्रयास करना है, किया गया है। दलित महिलाएं, जनजाति, जो किसान हैं, उनको आगे बढ़ाना है। अंग्रेज के खिलाफ भी सबने जंग लड़ी। दलित ने कहा कि भाई हम मंदिरों में हमेशा आने दिया जाए, महिलाओं ने कहा कि हमें भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो संविधान में सब बराबर है। अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, कानून द्वारा खत्म किया गया है। सरकारी नौकरी में कोई भी आ सकता है। आप गरीब और सीमांत समुदायों के लिए समानता का अधिकार है। कोई भाषा, धर्म और त्योहार किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर आप ओणम की बात करेंगे तो आपको दिवाली की बात करनी पड़ेगी। अगर आप दिवाली की बात करेंगे तो आपको ईद की बात करनी पड़ेगी। अगर ईद की बात करेंगे तो आपको जो क्रिश्चियन का होता है 25 दिसंबर का, उसकी बात करनी पड़ेगी। क्रिसमस, आप किसी को छोड़ नहीं सकते, सब बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।